एक लड़की जो अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा अचीव करना चाहती है, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है, एक फैसला उसके जीवन का इतना बड़ा गलत साबित होता है कि उसे अपनी दो नन्ही जानों को छोड़कर इस दुनिया से अपनी मर्जी से जाना होता है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, किस तरीके से वो अपने आप को खत्म करती है। ये कहानी मैं आप सबको सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनाने में मुझे भी बहुत डर महसूस हो रहा है, बहुत दर्द महसूस हो रहा है। दरअसल ये मेरी फ्रेंड मंजू की कहानी है और उन्होंने मुझे खुद ये कहानी बताई जब मैंने अपना सेंटर खोला था। मैं लोगों को पढ़ाया करती थी, उस समय पर कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है वो कराया करती थी। उस समय मेरे पास एक महिला आती हैं। उस समय वो महिला थी, लेकिन जब वो मुझे अपनी सच्ची कहानी बताती हैं तो वाक़ई में मुझे भी रोना आ जाया करता। मेरे इंस्टीट्यूट का बंद करने का टाइम हुआ करता था 6:30 और 7, और उसके साथ बैठकर मैं उसकी कहानी 10-10 बजे तक सुना करती थी। जो उसके साथ होता है उसे सुनकर वाक़ई में आपकी आँखों में भी आँसू आ जाएँगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव से। उन्होंने गाँव का नाम और जगह का नाम मुझे बताने के लिए मना किया था, लेकिन आज आज मुझे बहुत दुःख हुआ है। आज उनकी कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ही चंचल, बहुत सुंदर, लंबे कद-काठी की और बहुत गोरी-चिट्टी और बहुत ही सुंदर नक्शा उसका था, बहुत प्यारी थी। जब वो 10वीं क्लास में पढ़ती है, तब तक उसके पिता रिटायर नहीं होते। वो एक फ़ौज में एक बड़े अफ़सर थे और उसके जो 3 भाई थे, उससे बड़े थे। वो सबसे छोटी थी, तो आप भी सब समझ सकते हो एक छोटी बहन पर कितना लाड होता है भाइयों का, कितना लाड होता है माता-पिता का। इसी लाड से वो पलती है, बड़ी होती है और अपनी ज़िंदगी में उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। 10th क्लास का रिज़ल्ट आता है, वो टॉप करती है, घरवाले बहुत खुश होते हैं और सभी ये कहते हैं कि हमारी बच्ची हमारा नाम रोशन करेगी। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, 11th होती है, 12th होती है, 12th में भी उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। उस समय भी वो टॉप करती है और उसके बाद अब उसके पिता रिटायर्ड आ जाते हैं। रिटायर आने के बाद अपनी बेटी को बहुत सारी बातें बताते हैं, बेटा यहाँ पर ये जगह निकलती है, सरकारी नौकरी का एक अलग ही रुतबा होता है, ये आप सब जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन क्या हो जब वो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं हो? क्या हो जब उस चीज़ के लिए हम अपनी जान दे दें? आज की कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ है। अब यहाँ पर वो लड़की बड़ी हो जाती है और अब वो कॉलेज जाने लगती है। कॉलेज जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का होता है, वहाँ पर एक लड़के से उसे प्यार होता है। लड़के का नाम प्रभु होता है, वो भी उसके साथ पढ़ता है और वो बीएड करते हैं दोनों, और बीएड करने के बाद दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं, एक दूसरे को पहचानने लगते हैं और प्यार भी करने लगते हैं। अब वो अपने माता-पिता को इस बात को बताते हैं। माता-पिता खुले विचार के होते हैं और कहते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, लड़का बराबर का पढ़ा लिखा है और अब ये टेस्ट देगा, लग ही तो दोनों जाएंगे, जिंदगी बहुत अच्छे से बीतेगी। क्या पता था किसको क्या होने वाला है। अब उस लड़की की शादी हो जाती है। वो लड़की बहुत खुश थी, मानो जीवन में उसे सब कुछ मिल गया हो। उसकी शादी होती है और शादी के बाद जब वो पहली बार टेस्ट देने जाते हैं, जब टीचिंग की जगह निकलती हैं, जॉब निकलती हैं, तो वो दोनों टेस्ट देने के लिए जाते हैं। लेकिन उस टेस्ट में जो लड़का है प्रभु, वो पहली बार में ही सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन जो लड़की है वो रह जाती है। अब घर में ये बात पता चलती है तो जो मायके वाले हैं वो कहते हैं बेटा कोई बात नहीं है, आगे ऐसा चलता रहता है, आजकल का तो फ़ोनों का ज़माना है, ये अभी की बात है। और वो माता-पिता उसे समझाते हैं, साथ में वो प्रभु भी समझाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरी नौकरी तो लग ही गई है, हम बहुत अच्छे से ज़िंदगी काट लेंगे और तुम आगे कोशिश करना, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब वो फिर से मेहनत करती है और खुश हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। दरअसल उसने अब तक हार का मुँह नहीं देखा था, वो हर चीज़ में टॉप आती रही। पहली बार ऐसा था कि जब वो हार गई थी, जब वो किसी एग्ज़ाम में रह गई थी, वहाँ पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और अब एक बार फिर से उसे सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी थी। उसने फॉर्म भर दिया था और वो बहुत खुशी-खुशी तैयारी करती है। लेकिन यहाँ ससुराल वालों के ताहने चलने लगते हैं। ससुराल में वो 4 देवरानी जेठानी होती हैं, जो यहाँ पर भी वो सबसे छोटी होती है। 4 जेठानी होती हैं, वो देवरानी होती है सबकी, और सभी से वो बहुत प्यार से रहती है, लेकिन वो उससे जला करती हैं। दरअसल उस परिवार में वो सभी सरकारी नौकरी के पद पर थी। सिर्फ वो एक अकेली थी जो जिसने अभी सरकारी नौकरी नहीं ली थी।
सबके बच्चे बड़े हो रहे थे, सब वेल सेटल्ड थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे सासू, ननद या फिर देवरानी जेठानी में जो नोक-झोंक चलती है, वो उस परिवार में चलती है, लेकिन यहाँ पर जो ये कामयाबी वाली एक आग होती है, इसकी बात ज़्यादा उस घर में चला करती। बात-बात पर मंजू को ताने मिला करते कि बस तुम कॉलेज नाम के लिए गई हो क्या? तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की? क्या तुमने नंबर चीटिंग से लिए हैं क्या? जो तुमसे एक छोटा-सा टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा? वो इस बात को बहुत इग्नोर करती है, लेकिन कहते हैं कभी पत्थर पर भी आप एक धागे को भी बार-बार रगड़ते हो तो वहां पर निशान जरूर रह जाता है। वैसा ही उसके दिमाग पर अब असर पड़ने लगा था। मंजू बहुत परेशान और डिप्रेशन में रहने लगी थी। धीरे-धीरे वक्त निकलता है और अब इस डिप्रेशन के दौरान ही वो गर्भवती हो जाती है और वो ट्विंस को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम आकाश रखा जाता है और लड़की का नाम चांदनी रखा जाता है। दोनों बड़े प्यारे बच्चे होते हैं। अब वो उनमें मन लगाती है, लेकिन फिर से वो एग्जाम की डेट आ जाती है, क्योंकि वो जितने भी फॉर्म निकला करते, चाहे कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म हो, उसे भरना है और मुझे जॉब पकड़नी है। बस वो यही दिमाग में रखती और अपने बच्चों का भी ख्याल करती और अपनी पढ़ाई भी करती, और जो ससुराल में बट में जो हिस्से में वो काम आया करता, वो काम भी किया करती, सबकी तरह भाग दौड़ किया करती और अपने पति का भी जो एक काम होता है वो सब कुछ करती। लेकिन अब उसके लिए मैनेज करना काफी टफ हो रहा था। मेंटली वो परेशान हो चुकी थी। उसे एग्जाम की भी टेंशन, उसे काम की भी टेंशन, बच्चों की भी टेंशन, बहुत सारा प्रेशर उस बच्ची पर आ जाता है, उस महिला पर आ जाता है। और अब वो अपने जीवन में बहुत हैरान और परेशान होने लगती है और अब वो नींद की गोलियां लेने लगती है। बच्चे बड़े हो रहे थे, उसका पति भी उसका साथ देता है, लेकिन अब पति भी सारा दिन जॉब करके आता और जब घर पर वो सोई हुई मिल जाती, क्योंकि बच्चे सारा दिन तंग करते। पति का आने का टाइम 4 बजे का होता, उसी वक्त तो वो काम को निपटा कर लेट जाया करती तो उसकी आंख लग जाया करती। इस चीज को देखकर पति को भी गुस्सा आने लगता है। वो भी सोचते हैं कि इसे कुछ नहीं करना जीवन में, सारा दिन घर में रहती है, घर में ऐसा काम ही क्या है, माँ भी है बच्चों के लिए, काम को सब कर लेते हैं, काम वाली भी घर में लगी हुई है, ऐसा तो कोई काम नहीं है। और अगर वैसे हम देखते हैं तो ओवरव्यू ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन जो ये ताने होते हैं, जो ये बातें होती हैं, ये इंसान को इतना डिमोटिवेट करती हैं कि वो बिस्तर से नहीं उठ पाता है। और वैसा ही अब मंजू के साथ चल रहा था। मंजू बहुत परेशान होती है तो वो बताती है अपने पति को सारी बातें। उसका पति उसकी आधी बातें सुनता है और आधी बातें नहीं सुनता है। वो कहता है तुम्हें चिक चिक करने की आदत है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, हर परिवार में ऐसी ही महिलाएं रहती हैं और इतनी परेशानियों के बीच रहकर ही कामयाब होकर दिखाती हैं। मुझे पूरा विश्वास है तुम कामयाब जरूर होगी। अब इस बात को आप समझ सकते हो वो किस वे में कह रहे थे। उसकी जॉब लग जाती है और अब उनका ट्रांसफर पलवल के होडल में हो जाता है। होडल में अब वो दोनों आकर शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पर वो रहने लगते हैं और अब वो अकेली रह जाती है। अब उसे ताना देने वाला कोई भी नहीं था। उसका पति प्रभु कहता है कि अब तुम्हें कोई ताना मारने वाला नहीं है, अब तुम अपना काम अच्छे से कर सकती हो, पढ़ाई भी अच्छे से कर सकती हो। यहाँ पर एक अपार्टमेंट में उसे रखा जाता है। बाकायदा 2 कमरे होते हैं, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम और एक हॉल होता है। अब वो वहां पर रहती है तो उसका पति कहता है कि ज्यादा गंद नहीं फैलती है, घर का काम तुम कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो पति है, अब तक उसे पूरा विश्वास था, घर वालों के साथ रहता था, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब उसके पति के मिजाज में चेंज आने लगता है। वो उसे इग्नोर करने लगता है। वो सारा दिन बच्चों का काम करती, घर का काम करती और फिर अपनी किताबों को लेकर बैठती। फिर उसके बाद वो कोचिंग लेती है और कोचिंग वो मेरे पास लेती है। कोचिंग लेने के बाद वो बहुत मेहनत से जो भी बता दिया जाता उसे बहुत अच्छे से पढ़ाई करती, क्योंकि उसने अब सब कुछ छोड़कर बीएड किया था और सब कुछ छोड़कर उसे एक टीचर बनना था और टीचर के लिए 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए था, जिसके लिए वो ट्रेन कोचिंग के लिए मेरे पास आई थी। अब वो बताती हैं कि ये जो सब कुछ मेरे साथ चल रहा है, ये मेरा फोकस नहीं लगने देता। शुरू-शुरू में 1 महीने तक उसने मुझसे कुछ भी बात नहीं कही, लेकिन जब मैं उन्हें देखती तो मुझे बहुत बुरा लगता, बहुत दुख हुआ करता, क्योंकि जो पढ़ने में इतनी होशियार, बहुत तेज, दिखने में इतनी सुंदर, लेकिन इतनी बुझी-बुझी रहा करती कि कई-कई चीज़ों को बार-बार पूछा करती और मैं बताया करती। उसे 1 मिनट में समझ में भी आ जाया करता, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसके दिमाग से निकल जाया करता, क्योंकि वो परेशान रहा करती थी। उसका दिमाग बहुत जगह रहता, सोचती बच्चे अकेले होंगे, बच्चों को मैं प्ले स्कूल में छोड़ के आई हूँ, ये सारी बातें उनकी चलती रहती हैं। शाम को उसके पति उन्हें लेने आया करते थे और फिर अंत में जब लगातार काफ़ी समय हो गया था, तो उसने मना कर दिया था कि मैं खुद ही घर पर चली जाया करूँगी।
धीरे धीरे वो मुझे ये सारी कहानी, उसने मेरे साथ बैठकर, वो पढ़ाई भी किया करती थी, जब उसका क्लास का टाइम ओवर हो जाया करता तो वो मुझसे बात किया करती, कहा करती कि आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है मानो मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे जीवन में कोई बहन नहीं है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर किसी का दुख हम बांट सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना थोड़ा लेट बना लूंगी, घर पर थोड़ा लेट पहुंच जाऊंगी, मैं मेरे हस्बैंड कभी-कभी मुझे लेने चले जाया करते, बच्चे भी वहां पहुंच जाया करते, कुछ ऐसा सिलसिला चलता है। धीरे-धीरे ये सारे टाइम निकल जाता है और अब उसका एक ही शब्द शुरू हो जाता है। वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक बार सरकारी नौकरी लेनी है। और ये कहते-कहते वो रोने लगती है। आप सोच सकते हो कितना दर्द होगा उसके दिल में जब वो ये कहती है, और कहती है भगवान से बस एक ही चीज मांगती हूँ कि बस मुझे एक सरकारी नौकरी दे दे, चाहे तो उसके अगले दिन ही मुझे इस धरती से उठा ले। इस बात को मुझे बोलने में भी बहुत दुख महसूस हो रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा दुख उसे, उसने जिसने झेला है उसे पता होगा। वो कहती है कि मुझे कोई फिर ताना मारने वाला नहीं होगा, मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊंगी। वो बच्चों की वजह से, परिवार की वजह से अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रही थी, जो बचपन से ही हर चीज में जीतती हुई आई, आज उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती है। बकायदा मेहनत करती है, बकायदा उस डिप्लोमा को पूरा करती है, और बहुत अच्छे से बाद में जब कंप्लीट उसका होता है तो उसके बाद में उसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ से नहीं लगता कि उसे किसी भी चीज की कोई कमी है, उसमें एजुकेशन की कोई कमी है थी, तो सिर्फ उसके पास वक्त की कमी थी, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को इतना वक्त नहीं दे पाती है। और यहाँ पर वो इतनी परेशान होती है, और फिर उनका ट्रांसफर यहाँ से हो जाता है। उसके बाद वो मेरे पास से जा चुकी हैं, और अब मेरे पास उनका नंबर भी था, वो कभी कभी बात हो जाया करती थी, लेकिन अब बहुत दिनों से बात नहीं की। आज जरूर उनसे मैं बात करूंगी। और ये कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आई, ये सिर्फ मंजू की कहानी नहीं है, ये हर घर की महिला की कहानी है। जो महिला आगे बढ़ना चाहती है, हर उस महिला की कहानी है। एक महिला होती है जिसने सुबह पूजा पाठ किया, घर का काम किया और आराम से आराम किया, शाम को बच्चे आए, उनका ख्याल रखा और फिर से आराम किया, उनका काम किया, और बस जिंदगी बहुत आसानी से कटती है। लेकिन साथ ही साथ जब किसी को आगे बढ़ना होता है तो बच्चों को संभालना, आगे बढ़ने की चाह में दिन रात पढ़ाई करना और फिर आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। एक महिला में जान बाकी रह जाती है, वैसे कुछ नहीं रहता। वो पूरी तरह से टूट जाती है, वो पूरी तरह से महसूस करती है कि वो संसार में अकेली है। आज ये कहानी बहुत घरों में, बहुत महिलाओं के साथ होती है, जिसका दर्द कोई नहीं समझता है। बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं, नहीं तो हर किसी को, जब कोई ज्यादा पढ़ लिख लेता है, कोई नौकरी नहीं करता तो लोग उसे ताना कसते हैं, कोई नौकरी करता है तो लोग उसे ये कहते हैं, जो महिलाएं होती हैं बच्चों का ख्याल नहीं रखती, सिर्फ कमाना ही है, नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। और जब वो बच्चों का ख्याल रखती है तो उसे कहते हैं इतनी पढ़ लिख कर घर बैठी है, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का। और अगर माँ नौकरी करती है और बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं तो फिर उसी माँ को ताना कसा जाता है। यहाँ पर किस दिशा में जाया जाए, मुझे समझ में आज तक नहीं आया। आपको अगर समझ में आया है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं का यह हाल होता है। मैं सभी महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं बोलती, सभी पुरुषों के बारे में ऐसा नहीं बोलती। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गई, जब वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाती है तो उसे तरह तरह के वहम होने लगते हैं। हालात हकीकत में वो बातें नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है क्या पता ऐसा हो सकता है, क्या पता कहीं पर कुछ हो रहा है। बहुत सारी बीमारियों से जूझते हैं, बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं, तब जाकर एक महिला एक घर को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, एक नई नींव रखती है। लेकिन यहीं पर आज कुछ मुस्कान जैसी महिलाएं, जिसने अपने पति को एक डब्बे में, एक ड्रम में बंद कर दिया, उसने ऐसी महिलाएं जो इतनी मेहनत करती हैं उनके भी ऊपर एक धब्बा लगा दिया है। महिलाओं को सभी को एक नजर से देखा जाता है, क्या कभी किसी ने महिलाओं के बलिदान को देखा? जो महिलाएं त्याग करती हैं, बचपन में माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए आगे बढ़ती हैं, माता पिता को त्याग कर पति के साथ आती हैं, पति के साथ रहने के लिए, चाहे सास कुछ कहे, चाहे ससुर कुछ कहे, चाहे बच्चे कुछ कहें, पति का साथ निभाती है। और फिर वही पति हर तरह की तानाशाही चलाता है, उसे भी झेलती है, और फिर भी जिंदगी हंसते हंसते गुजारती है। ये सब महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन 50% महिलाओं के साथ ऐसा होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी उम्र अभी
इतनी ज़्यादा नहीं है तो इतनी कम भी नहीं है। इतना एक्सपीरियंस जो मुझे है उसके हिसाब से मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आप सब में जिस के साथ कुछ भी अगर ऐसा हुआ है तो आप शेयर कर सकती हैं। आप सबकी कहानी भी इस चैनल पर ज़रूर आएगी। कई वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ पर लिख सकते हैं। और अंत में ये भी कहना चाहूँगी, ये बात जो मैंने कही है वो हर पुरुष के लिए नहीं है, हर महिला के लिए नहीं है। समाज में भांति-भांति के लोग होते हैं, ऐसे पुरुष भी होते हैं, ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो जिंदगी को बड़े ही आनंद से और एक दूसरे को समझकर जीते हैं। लेकिन किसी-किसी परिवार में अपनी मर्जी थोप दी जाती है। ना चाहते हुए भी महिला को निभाना पड़ता है, कहीं-कहीं पुरुष को निभाना पड़ता है। कहीं-कहीं पर महिला भारी हो जाती है, कहीं पर पुरुष भारी हो जाता है और कहीं ना कहीं ये ऐसा चक्कर चलता ही रहता है। आए दिन हम ऐसी खबरें मिलते हैं, ये बड़े-बड़े कांड होते हैं। पति पत्नी को छोड़कर भाग गया, पत्नी पति को छोड़कर भाग गई, कई बच्चों को छोड़कर भाग गई, किसी ने किसी को मार दिया। क्या कभी किसी ने सोचा है इसके पीछे कहानी क्या रही होगी? बहुत सारे केसेस में बाद में कहानियां निकल कर आती हैं, लेकिन जिस तरीके से जो मैंने कहानी आपको बताई, इस महिला का हाल है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, क्या पता अपने आप को ही मिटा दे। क्योंकि जब इंसान इस कदर तक भगवान से ये बात कहता है, अपने किसी जानकार से ये बात कहता है कि बस एक बार मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए और उसके बाद चाहे मेरी जिंदगी चली जाए, क्या कोई उसे ये बताने वाला है कि सरकारी नौकरी के बिना लोग जीते नहीं हैं? कई कई पीढ़ियां निकल जाती हैं, कई कई परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं लगता, फिर भी वो जिंदगी मजे से जीते हैं। बिजनेसमैन के पास क्या सरकारी नौकरी होती है? अंबानी अदानी के पास क्या सरकारी नौकरी है? इन चीजों को समझकर हमें हर चीज को पॉजिटिव लेकर चलना चाहिए। हमें कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। हमारी अपनी जिंदगी है, हमें अपनी जिंदगी को भक्ति मार्ग में लगाना चाहिए और जितना हो सके अपने बच्चों का पूरा जो भगवान ने हमें कर्तव्य दिया है उसे निभाना चाहिए और जितना हो सके मेहनत करनी चाहिए। बाकी अपने लिए भी कुछ वक्त हमें निकालना चाहिए और शांति से भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। अब आपको कहानी जैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। थोड़ी सी जानकारी थी जो आप सबके साथ साझा करी, जैसी भी लगी है लिखिएगा जरूर, क्योंकि आपका लिखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्या पता कोई इस कहानी को सुनकर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष अपनी पत्नी पर ध्यान देने लग जाए। क्या पता कोई महिला जो अपनी जिंदगी में इस जंग से लड़ रही हो और इसको देखकर समझ जाए कि जीवन में कुछ नहीं रखा, हमें शांति से जीना चाहिए। अगर इस वीडियो से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमें बस इतनी शक्ति दे कि हम लोगों के साथ अच्छे एक्सपीरियंस साझा कर सकें, लोगों किसी का भी संसार में कोई बुरा ना हो, सब खुश रहें, सब आनंद से जिंदगी जिए, सबको सब सुख सुविधा मिले, बस यही भगवान से उम्मीद करते हैं। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें जीवन में, बस यही कामना करते हैं। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम जमुना जी का आता है, जिनके बहुत प्यारे प्यारे बड़े बड़े मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। कहती हैं बहुत अच्छा लगता है आपके वीडियोस को देखकर, वाकई में आपकी जो कहानी है वो वाकई में बहुत अच्छी होती हैं। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो कहते हैं घर के सभी सदस्यों को आपकी कहानियां सुनानी चाहिए, सुननी चाहिए। आपकी कहानी को सुनकर एक सत्संग जैसा एक शांति मिलती है, मन को बहुत अच्छा लगता है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप खुद अच्छे हैं तभी आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है आरपी सिंह, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, कहते हैं कहानी बहुत अच्छी है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राम मोहम्मद यासीन जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बेटा कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं सदा सलामत रहो। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही आप खुश रहें, जीवन में अच्छे से जिए। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत बड़े और बहुत ही एक ज्ञानवर्धक कमेंट होता है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू सैनी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, मंजू चौधरी जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, जिनके कमेंट बहुत मोटिवेशनल होते हैं और ऐसा लगता है मानो हमारी बड़ी बहन हमसे बात कर रही हो। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर, जो महिला हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहन कहकर संबोधित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत कहते हैं बहुत अच्छी कहानी है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें।
अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, रेगुलर व्यूवर हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो बहुत अच्छा कमेंट करती हैं, बहुत बेटा बहन कहकर संबोधित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगला नाम आता है नरेश गुप्ता जी, जो बहन कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छा कमेंट भेजते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगला नाम आता है मीत, जो कि एक चैनल का नाम है या किसी इंसान का नाम है, लेकिन बहुत अच्छा कमेंट आता है, आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगला नाम आता है अनिल साकिया जी, जो फरीदाबाद से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहन कहकर सम्मानित करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, दिल की गहराइयों से आप सबका आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। अगला नाम आता है जसवंत त्यागी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, नए व्यूवर हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। अगला नाम आता है अविनाश जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, नए व्यूवर हैं, नए जुड़े हैं, बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पर। अगला नाम आता है चंद्रकांत साहू जी, जो बहुत पुराने व्यूवर हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बस कभी कभी कमेंट लिखना भूल जाते हैं। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है महेश गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। कहानी जैसी भी लगी है लिखिएगा जरूर। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।